ओके, नमस्कारम। लेट्स कंटिन्यू आवर डिस्कशन ऑन चैप्टर नंबर 1 कंपोजिशन। मैं कंपोजिशन पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा कंपोजिशन, लेकिन आज नहीं। आज खाली इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि कंपोजिशन क्या है, किसको बोलते हैं कंपोजिशन। तो ये नॉर्मल स्कीम चली गई सेक्शन 9 में, ऊपर जो चला गया। ओके, कंपोजिशन के रेट सेम है कि कम है? अरे कम होंगे ना। सेम रेट लोगे तो कंपोजिशन में जाऊं क्यों मैं? मुझे 18% टैक्स नहीं भरना है, इसलिए मैं कंपोजिशन में जाता हूं। समझ में आ रहा है? हाँ, तो कंपोजिशन, तो ये कंपोजिशन कौन से बेसिस पे चलता है? टर्नओवर के बेसिस पे। और ये वेरी लो रेट है, लो नहीं, वेरी लो। मार्केट में 28% के भी रेट है, 28% का भी जीएसटी का रेट है, इनका 1%। ठीक है ना, ऐसा है। आप जब जीएसटी आया था तो मैं केरला में रहता था ज्यादा, मैक्सिमम टाइम केरला में, मतलब नाश्ते से लेके डिनर तक का सब होटल में। तो हम जो फैकल्टी लोग बीच में लंच ब्रेक लेते थे, तो खाना खाने हम ऐसे रेस्टोरेंट में जाते थे जहाँ पे पूछा जाते थे। हम लोग पहले काउंटर पे जाके पूछते थे आपने जीएसटी नंबर लिया? वो हाँ बोलता था, हम उस रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाते थे, क्योंकि जब जीएसटी आया तब रेस्टोरेंट के ऊपर 18% रेट आया था। आप समझो, अगर हमने 1,000 रुपए का, अगर हम 4 लोग गए और हम सबने 250 रुपीज का खाना खाया, तो हमें लगता था हमारे साथ 2 लोगों ने और खाना खाया, तो 4 दोस्त तो हम खाना खाने वाले। 250 सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट 90 रुपए का खाना खा लेती थी और स्टेट गवर्नमेंट 90 रुपए का खाना खा लेती थी। अरे महंगा जाता था ना। वही फिर हम ऐसे रेस्टोरेंट में जाते थे जहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, वहां पे ये दोनों हमारे पीछे पीछे नहीं आते थे। वहां पे हम 4 लोग जो खाएंगे उतना ही पैसा देकर आते थे। मतलब प्लानिंग करनी पड़ती थी खाना कहाँ पे खाना है, क्योंकि 18% वॉज वेरी एक्सपेंसिव। फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, रेस्टोरेंट सर्विस को कंपोजिशन में डाल दिया। बोला आप रेस्टोरेंट वाले हो, आप कहाँ पे चले जाओ? कंपोजिशन में। कंपोजिशन में उन्होंने रेस्टोरेंट के लिए कितना रेट निकाला? 5%। आपने भी अभी ऑब्जर्व किया होगा, आप अगर कोई एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में खाना खाते हो तो सीजीएसटी कितना लगता है? 2.5। और एजीएसटी कितना लगता है? 5%। ठीक है, 5% के लिए अभी हम लोग रेस्टोरेंट नहीं बदलेंगे, 18% के लिए हम रेस्टोरेंट बदल देते थे। आप समझ रहे हो? तो कंपोजिशन आने से फिर रेस्टोरेंट को इजी हुआ कि नहीं? अच्छा, आप ये तो नहीं बोल सकते आप आईटीसी ले लो सर 18% का। अरे फूड का आईटीसी नहीं मिलता, खाना खाया मैंने उसका आईटीसी। मैं नहीं बोल सकता ना B2B सप्लाई अब मैं लिया, अभी मैं जाके क्लाइंट को देकर आएगा ये खाना, ये ज्यादा वियर्ड हो गया। ठीक है ना, तो उसका आईटीसी नहीं मिलता, फूड का आईटीसी नहीं मिलता। वो आपको सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 में पढ़ाऊंगा मैं। ब्लॉक क्रेडिट बोलते हैं हम उसको। क्या बोलते हैं? कि कुछ कुछ चीजों का क्रेडिट नहीं मिलता। जैसे मैं अभी नंगा लेक्चर तो ले नहीं सकता ना, तो मैंने शर्ट खरीदा हुआ है, इसके ऊपर भी जीएसटी लगा होगा, उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पर्सनल एक्सपेंस है, बिजनेस एक्सपेंस नहीं है। नहीं नहीं, लेकिन आपने लेक्चर लेने के टाइम पे पहना सर, फिर भी नहीं, गवर्नमेंट ने ब्लॉक करके रखा है। कुछ चीजों का क्रेडिट नहीं देती गवर्नमेंट, तो नहीं देती। क्रेडिट मेरा हक नहीं है, गवर्नमेंट ने दिया तो मिलता है। समझ में आ रहा है? गवर्नमेंट ने मुझे क्रेडिट लेने दिया तो ही मिलेगा, नहीं तो क्रेडिट बाय डिफॉल्ट नहीं मिलेगा। पहले नहीं मिलता था ना, मैंने आपको हिस्ट्री क्यों पढ़ाई? पहले मिलता था क्या क्रेडिट? फर्स्ट पॉइंट सिस्टम, लास्ट पॉइंट या मल्टी पॉइंट, इन तीनों सिस्टम में क्रेडिट करके कॉन्सेप्ट था ही नहीं। वो बाद में आया हमारे देश में क्रेडिट, अभी रिसेंटली आया। और जीएसटी में तो क्रेडिट का ही पूरा गेम है, इसलिए 2017 में हमारे देश में जो इनडायरेक्ट टैक्स का रूप है वो पूरा बदल गया आईटीसी की वजह से। ओके सर, इसके एडवांटेज क्या है? कंपोजिशन में लोग जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो एडवांटेज होंगे, तभी तो जाएंगे। पहला एडवांटेज क्या है? लो रेट ऑफ टैक्स, बहुत ही कम, मैंने बता दिया। ट्रेडिंग इंडस्ट्री को, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को 0.5 मतलब आधा टक्का मिला के 1% लगता है। रेस्टोरेंट को 5% लगता है। सर्विस इंडस्ट्री को 3+3 ना। अपने कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट अपने पास क्लाइंट है मुंबई के, हाँ, तो वो कितने कौन से स्कीम में? 6% के स्कीम में 3+3। सर्विस इंडस्ट्री का 3+3 है, तो आपको ये रेट याद रखने पड़ेंगे। ठीक है ना? फिर क्या? हैसल फ्री सिंपल प्रोसीजर फॉर टैक्स प्रे, सिंपल कैलकुलेशन ऑफ टैक्स बेस्ड ऑन द टर्नओवर। डायरेक्टली टर्नओवर से मल्टीप्लाई होता है ना, इनपुट माइनस आउटपुट वो सब आईजीएसटी कुछ नहीं। सिंपल टर्नओवर कितना क्या इस महीने में? 4 लाख, 4 लाख का 1%, 4,000 टैक्स भर दो। 4 लाख टर्नओवर किया तो इस महीने में 4 लाख का 1%। वो सर आईटीसी लू के, अरे आईटीसी मिलता ही नहीं तेरे को। ठीक है, अ वेरी सिंपल एनुअल रिटर्न, मंथली रिटर्न भरते कि साल में एक बार भरते हैं? अरे कंपोजिशन वाले रे, ये एक्सेप्शनल वाले पढ़ा रहा हूं, साल में एक बार। नॉर्मल वाले महीने में 3, साल में 36 हो गए उनके। इसका 36 कहां पे और इसका 1 कहां पे? ओके, सेक्शन 10(1) है गुड्स के ऊपर का है, 10(1), 10(2) और 10(2) ये सर्विस के ऊपर का है।
अब लिमिट टर्नओवर छोटू कब होता है, तो उन्होंने बोला देखो अगर आप इस स्टेट से हो, स्पेशल कैटेगरी स्टेट से हो, ठीक है ना, मैं दिखाता हूं अभी आपको स्पेशल कैटेगरी स्टेट, उसमें से आसाम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर छोड़ के, तो वो मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, वो है ना नॉर्थ ईस्ट के यूजुअली जो है सिक्किम, त्रिपुरा, तो अगर आप ऐसे स्टेट से हो तो वहां पे टर्नओवर कम होता है लोगों का, तो वहां पे लिमिट कितना है 75 लाख। ऐसे 8 स्टेट्स है, 8 स्टेट्स में लिमिट कितना है 75 लाख। वो 8 छोड़ दो, उस 8 की हम ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। अपने क्लाइंट कहाँ कहाँ के हैं, कर्नाटका का आप काम करते हो, गुजरात का काम करते हो, केरला का काम करते हो, गोवा का काम करते हो, मध्य प्रदेश का आप काम करते हो, उत्तर प्रदेश का आप काम करते हो, दिल्ली का आप काम करते हो, तो जहां जहां पे अपने क्लाइंट है या जहां से आपको काम आता है, आप उन स्टेट्स का याद रखो। उन स्टेट में कंपोजिशन कब तक मिलता है, जब तक आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ क्रॉस नहीं होता। तो ये लास्ट ईयर का टर्नओवर अगर 1.5 करोड़ के नीचे होगा तो करंट ईयर के 1 तारीख के पहले आपको क्या लेना पड़ेगा, कंपोजिशन। समझ में आया? देखो ये लास्ट ईयर का टर्नओवर है, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर बोला गया है, मतलब इस साल आप छोटे हो या नहीं हो, कंपोजिशन आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो इस साल के टर्नओवर के ऊपर डिपेंड नहीं है, वो लास्ट ईयर के। तो सर ईयर 1 है मेरा मेरा बिजनेस ही अभी चालू है, तो तेरा लास्ट ईयर 0 हो गया ना, तो पहले साल में तो बाय डिफॉल्ट आपके पास चॉइस है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। इसको पूछो सागर को, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे वो पूछता है कि रेगुलर में जाना है कि कंपोजिशन में जाना है, क्योंकि तभी तो आपका लास्ट ईयर का टर्नओवर ही नहीं था, आपको चॉइस मिलता है। लेकिन अगले साल से आपको क्या चेक करना है कि आप कंपोजिशन के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। किसके ऊपर डिपेंड है वो, टर्नओवर के ऊपर डिपेंड है। टर्नओवर अगर 1.5 करोड़ के नीचे होगा तो एलिजिबल हो। अच्छा टर्नओवर 1.5 करोड़ के नीचे है लेकिन आपका क्लाइंट B2B का धंधा करता है, B2B का समझता है आपको, मतलब सामने वाले को क्रेडिट चाहिए, टर्नओवर अभी 50-60 लाख की है, तो आप क्या सजेस्ट करोगे उसको, कंपोजिशन। कंपोजिशन मैंडेटरी है क्या, मैंने बोला कंपोजिशन स्कीम मैंडेटरी है कि ऑप्शनल है, ऑप्शनल है। आपको चाहिए तो आप लो, नहीं चाहिए तो रेगुलर वाला लो। और हम तो हमारे क्लाइंट को हमेशा बोलते हैं सर आप रेगुलर वाला ही लो, आपके लिए भी ज्यादा बेनिफिशियल है और हम सीए लोगों के लिए भी ज्यादा बेनिफिशियल है। हमारे लिए क्यों बेनिफिशियल, साल में जो 1 रिटर्न भरना था अभी आप साल में 4 रिटर्न, मतलब हर महीने में 3 रिटर्न की टाइम है आओगे। और दूसरा सब आपका क्या फायदा है, आपको क्रेडिट मिलेगा सर, जीएसटी इज नॉट कॉस्ट फॉर यू। जीएसटी का क्या मिलेगा आपको, क्रेडिट। आप लैपटॉप लोगे लैपटॉप का क्रेडिट मिलेगा, आप फर्नीचर बनवाओगे ऑफिस में उसका क्रेडिट मिलेगा। कंपोजिशन वाले को क्रेडिट नहीं मिलता। इसलिए हम क्या सजेस्ट करते हैं, हमारे पहला सजेशन हमारा रेगुलर वाला। फिर क्लाइंट बोलता है नहीं जी पॉसिबल ही नहीं है, मेरा B2B जिंदगी में सप्लाई होने ही नहीं वाला, मुझे मेरे कस्टमर को कम देना है, मेरी इंडस्ट्री में कम ही होता है। तो हम बोलते हैं ठीक है, जैसे क्लासेस की इंडस्ट्री में, कोचिंग इंडस्ट्री में, कोचिंग इंडस्ट्री में कस्टमर कौन, स्टूडेंट। स्टूडेंट ढूंढना क्या B2B में सप्लाई लेते हैं, तो B2C में ही लेते हैं। तो सर्विस इंडस्ट्री वाले को लिमिट कितना है 50 लाख का, गुड्स इंडस्ट्री वाले को लिमिट कितना 1.5 करोड़। अब मुझे बताओ रेस्टोरेंट इंडस्ट्री सर्विस इंडस्ट्री में आती है कि गुड्स इंडस्ट्री में आती है। आप जब अभी पनीर टिक्का मसाला खाकर आओगे होटल में तो आपने गुड्स लिया कि सर्विस ली, कि दोनों लिया, दोनों लिया लेकिन उसको डीम्ड सर्विस माना गया है। आपने भी पहले सर्विस बोला ना, देखो रेस्टोरेंट कैसे, वैसे तो देते फूड है लेकिन पनीर टिक्का का प्राइस अलग अलग रेस्टोरेंट में अलग अलग होता है। क्यों अलग अलग होता है, पनीर तो वही है ना, लेकिन 5 स्टार में प्राइस अलग होगा, 3 स्टार में अलग होगा, रोड के कॉर्नर पे ढाबा रहता है उसका अलग होगा। तो क्या बदला, क्या चेंज हुआ, सर्विस चेंज हुआ ना, एम्बियंस चेंज हो गया, लोकेशन चेंज हो गया, तो उसके हिसाब से प्राइस बदल जाती है। तो गुड्स इंडस्ट्री भले वो उसमें दोनों है, गुड्स भी है सर्विस भी है, और मतलब दोनों को साथ में दिया जाता है, लेकिन उसको हम क्या मानते हैं सर्विस इंडस्ट्री। लेकिन सर्विस इंडस्ट्री रेस्टोरेंट जो है वो पहले से ही कंपोजिशन में थी, तो ये ऊपर वाले में आती है, रेस्टोरेंट सर्विस यहाँ पे आती है। तो रेस्टोरेंट को कंपोजिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसके लिए टर्नओवर कितना चेक करने का 1.5 CR। रेस्टोरेंट छोड़ के बाकी सारे सर्विस वाले, सलून, टेलर, मैकेनिक ना, सीए फर्म, CMA फर्म यूजुअली कंपोजिशन में नहीं जाती, क्यों बताओ। हमारा मेन बिजनेस कैसा है, B2C है कि B2B है, हमारा B2B है ना, हमारा क्लाइंट हमसे बिल एक्सपेक्ट करता है, ठीक है ना। लेकिन मैं अभी कार मैकेनिक होता तो, मेरा सलून होता तो, बार्बर होता तो, हाँ ब्यूटी स्पा होता तो, जिम होता तो, इसमें कौन आता है सामने से, B2C वाले। तो उनके लिए तो आप एक सजेस्ट कर सकते हो ना। तो आपको 2 ही चीजें याद रखनी है, सर्विस इंडस्ट्री का टर्नओवर लिमिट कितना कंपोजिशन का 50 लाख, ठीक है ना, और गुड्स का 1.5 करोड़।
हाँ वो 8 स्टेट में 75 लाख है, लेकिन उसका बाद में बात करेंगे, अभी अपन कंफ्यूज नहीं होना है। गुड्स का 1.5 करोड़, सर्विस का 50 लाख। ओके, रेट्स अभी याद रखने पड़ेंगे। क्या याद रखने पड़ेंगे? कंपोजिशन के रेट। कंपोजिशन का रेट क्या होता है? तो मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर, यहाँ पे कौन है? अदर मतलब कौन है? ट्रेडर। मैन्युफैक्चरर का रेट क्या है? 0.5% सीजीएसटी, 0.5% एचजीएसटी। समझ में आ रहा है? और ट्रेडर का भी 0.5% सीजीएसटी, 0.5% एचजीएसटी। आप बोलोगे सेम ही तो है, देखो ना। अरे मैन्युफैक्चरर का भी रेट कितना? 1%। और ट्रेडर का भी वो कितना? सेम ही हो गया ना? नहीं, सेम नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा है? ऑफ टर्नओवर। और यहाँ पे क्या लिखा है? टैक्सेबल टर्नओवर। तो दोनों में फर्क क्या है? तो मैन्युफैक्चरर 2 प्रोडक्ट बनाता है। मैन्युफैक्चरर कौन कितने प्रोडक्ट बनाता है? 2। एक प्लास्टिक बॉटल और एक कॉन्डम। प्लास्टिक बॉटल टैक्सेबल सप्लाई है, कॉन्डम एग्जम सप्लाई है। लेकिन अगर ये कंपोजिशन में चला गया तो इसको दोनों के टर्नओवर के ऊपर जीएसटी भरना पड़ेगा। मतलब जो आइटम एग्जम्प्टेड है उसके ऊपर भी टैक्स भरना पड़ेगा, क्योंकि टोटल टर्नओवर का 1% चाहिए ना। फिर बोलता है अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे एग्जम्पशन के ऊपर टैक्स नहीं भरना है और मुझे खाली टैक्सेबल के ऊपर ही टैक्स भरना है। तो फिर सर आप नॉर्मल में चलेगा, तो आप कंपोजिशन में आओगे मत ना। कंपोजिशन में आओगे, आप मैन्युफैक्चरर हो तो आपके टोटल टर्नओवर का 1% लिया जाएगा। ये नहीं देखा जाएगा कि आप टैक्सेबल कितना बनाते हो और एग्जम्प्टेड। एग्जम्प्टेड मतलब ऐसे प्रोडक्ट जिसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेता। ये समझ में आ रहा है? लेकिन आप एक ट्रेडर हो, दुकान है आपका ना, किराना माल का दुकान है। आपकी दुकान में बिस्किट्स वगैरह भी रखे हुए हैं, मतलब टैक्सेबल गुड्स भी रखे हुए हैं, और मिल्क रखा हुआ है ना। मिल्क क्या है? एग्जम्प्ट है। तो आपको मिल्क के टर्नओवर के ऊपर जीएसटी भरना है क्या कंपोजिशन का? नहीं। क्यों? खाली जो टैक्सेबल गुड्स है उसी के ऊपर भरना है। समझ में आ रहा है दोनों में फर्क क्या है? मैन्युफैक्चरर को टोटल टर्नओवर के ऊपर भरना है टैक्स। टोटल मतलब इंक्लूडिंग एग्जाम वगैरह देखने का नहीं, जितना भी बिजनेस हुआ। टर्नओवर समझता है? टर्नओवर, टर्नओवर मतलब क्या? सागर जरा बताए लोग को, टर्नओवर क्या होता है? टोटल सेल्स। सेल्स आपने उसमें उस महीने में सेल्स कितना किया है। सेल्स एग्जम्प्टेड प्रोडक्ट का भी हो सकता है, टैक्सेबल का भी हो सकता है। तो मैन्युफैक्चरर का 1% टोटल के ऊपर लगता है और ट्रेडर का 1% टैक्सेबल के ऊपर लगता है। तो 1% सेम है लेकिन बेस अलग है। अरे दुकान में दोनों गुड्स होते हैं ना। अरे ट्रेडर के किराना माल की दुकान में खाली टैक्सेबल गुड्स होते हैं क्या? नहीं, एग्जम्प्टेड गुड्स भी होते हैं ना। तो टोटल टर्नओवर का 1% निकालोगे कि खाली टैक्सेबल टर्नओवर का 1% निकालोगे? तो तुम अकाउंटेंट हो, तुम्हारा अकाउंटिंग कितना क्लियर होना चाहिए बताओ। अगर कोई कंपोजिशन का ट्रेडर तुम्हारे पास आया तो तुम्हारा अकाउंटिंग कितना क्लियर होना चाहिए। तुम्हारा एग्जम्पशन का लेजर अलग होना चाहिए और तुम्हारे टैक्सेबल गुड्स का लेजर अलग होना चाहिए। नहीं करोगे तो कांड हो जाएगा यहाँ पे। हेलो, समझा आपको? हाँ। रेस्टोरेंट में क्या उन्होंने बताया? 2.5 मतलब 5% लगेगा रेस्टोरेंट के ऊपर। और सर्विस इंडस्ट्री के ऊपर मैंने क्या बोला? 3+3। सर्विस इंडस्ट्री का नॉर्मल रेट कितना? 18%। कंपोजिशन का रेट कितना? 6%। अच्छा है ना कंपोजिशन। लेकिन कंपोजिशन में आओगे तो ना मिल पाएगा ना दे पाओगे, ठीक है ना। तो ये कंपोजिशन के बारे में और भी यहाँ पे पॉइंट लिखे कि कंपोजिशन वाला जो है बिल ऑफ सप्लाई इशू करता है, क्योंकि टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकता ना वो। टैक्स इनवॉइस से क्या होता है? क्रेडिट पास होता है। तो ये क्रेडिट पास ऑन नहीं कर सकता, तो कोई ना कोई तो डॉक्यूमेंट तो देगा, बिल तो बनाएगा ना। तो बिल ऑफ सप्लाई बनाएगा। इनपुट नॉट अवेलेबल, आरसीएम के ऊपर ये नहीं लगेगा, कंपोजिशन नहीं लगेगा, वो भी समझ जाएगा आपको। कंपोजिशन, मेरे 2 ऑफिस है, ठीक है ना। कोई बोलेगा देखो आपको आगे जाके कोई तो ऐसा बोलेगा मेरे 2 ऑफिस है, ठीक है ना। मेरे 2 ऑफिस है, मुझे एक ऑफिस में कंपोजिशन लेना है और दूसरे में नॉर्मल रेगुलर लेना है, चलेगा क्या? मेरा B2B आएगा तो मैं इधर से बिलिंग करेगा, हाँ, और B2C आया तो मैं इधर से बिलिंग करेगा, ऐसा चलेगा क्या? नहीं। उन्होंने क्या बोला कि अगर आपने कंपोजिशन लिया तो इंडिया में जितने भी आपके उस पैन को लेके बिजनेसेस है, पैन परमानेंट अकाउंट नंबर, वो सारे बिजनेस का कंपोजिशन एक्टिवेट हो जाएगा। मतलब लोगे तो सारे ब्रांचेस के लिए लेना पड़ेगा, नहीं लोगे तो एक भी ब्रांच को नहीं मिलेगा। आप ऐसे नहीं कर सकते एक ब्रांच हम लोग कंपोजिशन में रखते और एक ब्रांच नॉर्मल में रखते, दैट इज नॉट अलाउड। ओके, तो कंपोजिशन क्या है थोड़ा समझ में आया आपको? बड़े व्यापारियों के लिए कि छोटे व्यापारियों के लिए? छोटे व्यापारियों के लिए, ठीक है ना। अब मुझे आपको क्या पढ़ाना है देखो, कंपोजिशंस के साथ, कंपोजिशन के साथ ही, कंपोजिशन खत्म करने से पहले ही
अब कंपोजिशन का जब आप कंप्लायंस करते हो तो नॉर्मल लोगों का तो आपको मैंने कंप्लायंस बता दिया, R1 आप 11 तारीख के पहले भरोगे, फिर 14 को उनका क्या जनरेट हो जाएगा, टू बी से रिकंसिलेशन करोगे, और 20 तारीख को हर महीने के क्या भरोगे, 3B। अभी आपका काम चालू हो जाएगा उसके ऊपर। लेकिन अगर आपका कंपोजिशन का क्लाइंट होगा तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप उसका कंप्लायंस करना भूल जाते हो। क्यों भूल जाते हो, आप समझो कि उनको रिटर्न तो साल में एक ही बार भरना है, उसका GSTR 4 होता है। पहले तो रिटर्न का नाम आपको याद रखना पड़ेगा, R4 ना। कंपोजिशन वाला रिटर्न कौन सा भरता है, अरे 3 तक तो आप चले गए ना, 1 2 3 तो आपको पता ही है, तो उसके आगे वाला रिटर्न कौन सा, 4। 4 कौन भरता है, कंपोजिशन डीलर। साल में एक ही बार भरेगा ना, एनुअल रिटर्न है, पूरे पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए भरता है, पूरे। मतलब अप्रैल से लेके मार्च में जितना भी उसने सेल्स किया होगा, या R1 जैसा ही है ये रिटर्न, कैसा है, मतलब इसमें टर्नओवर का ही डिटेल जाता है, क्योंकि कंपोजिशन डीलर टैक्स किसके ऊपर भरता है, टर्नओवर के ऊपर। ITC वगैरह ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं है इसके यहाँ पे, सेल्स के ऊपर। तो इसकी ड्यू डेट क्या है, 30th अप्रैल। अब ये 30th अप्रैल ड्यू डेट अपनी मिस आउट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। क्यों होते हैं पता है आपको, 30 तारीख को और एक ड्यू डेट आती है, किसी को पता है, TDS का पेमेंट होता है लास्ट, मार्च का जो क्वार्टर होता है ना, उसका लास्ट डेट क्या होता है, 30 अप्रैल होता है। तो 30 अप्रैल पे हम लोग लगे रहते हैं किसमें, अरे यार लास्ट ईयर का फाइनलाइज कर दो फटाफट, जो बचा होगा TDS अभी भर दो, तो हमारा फाइनलाइजेशन का काम चालू रहता है, और उसमें इसका ड्यू डेट निकल जाता है। तो आपको ध्यान देना है, ठीक है ना, कि आपका कंपोजिशन डीलर होगा तो 30 तारीख के पहले आपको उसका रिटर्न भरना है। और R4 जाता है, क्या जाता है, R4, R1 नहीं, R4। लेकिन पेमेंट भरना है ना, गवर्नमेंट को पैसा साल में एक बार दोगे कैसे चलेगा। तो गवर्नमेंट ने बोला नहीं नहीं बाबा, पेमेंट तो आप क्वार्टरली करोगे। पेमेंट कैसे करोगे, क्वार्टरली। क्वार्टर मतलब कैसा क्वार्टर, अप्रैल मई जून, ये पहला क्वार्टर हो गया। क्वार्टर खत्म होने के बाद 7 तारीख नहीं ले सकते थे, क्योंकि 7 तारीख TDS वालों ने ले ली है, 11 तारीख नहीं ले सकते, नॉर्मल वालों ने ले ली है। तो इनको कोई डेट चाहिए थी, फ्री डेट, जहां पे ड्यू डेट आ सकती है। 20 तारीख नहीं ले सकते, 15 तारीख नहीं ले सकते, तो उन्होंने कौन सी तारीख ले ली, अगले महीने की कौन सी तारीख ले ली, 18th। समझ में आ रहा है। तो अप्रैल मई जून, इन 3 महीने में जितना भी आपने सेल्स बुक किया होगा, जितना भी टर्नओवर बुक किया होगा, उसका 1% भरना है आपको। आप ट्रेडर हो तो 18 जुलाई के पहले भरना पड़ेगा। हेलो। फिर दूसरा क्वार्टर कौन सा है, जुलाई अक्टूबर, जुलाई अगस्त सितंबर। तो उसका ड्यू डेट कब आएगा, 18 अक्टूबर। अभी क्या जा रहा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जाएगा। तो दिसंबर जब जाएगा तो 18 जनवरी आएगा, ठीक है ना। फिर लास्ट क्वार्टर जैन फेब मार्च, 18 अप्रैल को क्या करोगे आप, पेमेंट कर दोगे। और 30 अप्रैल को ये जो 4 पेमेंट अभी तक आपने किए थे उसका समरी बना के R4 भरोगे आप 30 अप्रैल को। ये समझ में आया कंपोजिशन का कंप्लायंस, हेलो, पक्का ध्यान दोगे ना। हाँ, तो ये देखो, ये क्या है, इसको जो ये जो फॉर्म भरते हो पेमेंट का, तो पेमेंट का इसका 3B नहीं जा सकता ना, 3B तो इसको एप्लीकेबल ही नहीं है, वो तो रेगुलर वाले के लिए है। तो इसका खाली पेमेंट होता है, पेमेंट चालान जैसे बनता है ना ऑनलाइन जाके, तो उसका GST CMP 08 चालान होता है। इसको क्या बोलते हैं, GST तो GST हो गया, CMP मतलब कंपोजिशन, और 8 उसका नंबर हो गया। GST CMP 08 चालान भरा जाता है क्वार्टरली, और ये R4 आपका साल में एक बार जाता है। और फिर आपको पता है नॉर्मल लोगों को एनुअल रिटर्न भरने पड़ते हैं ना, नॉर्मल लोगों को क्या भरना पड़ता है, एनुअल रिटर्न भरना पड़ता है। तो इसको भी एनुअल रिटर्न भरना पड़ेगा ना। एनुअल रिटर्न नॉर्मल लोग कब भरते हैं, ये देखो, इसको क्या बोलते हैं, GSTR 9 को क्या बोला जाता है, एनुअल रिटर्न। तो एनुअल रिटर्न कब भरा जाता है, एनुअल रिटर्न भरा जाता है 31 दिसंबर के पहले ना। अभी लास्ट ईयर अपना कौन सा फाइनेंशियल ईयर कौन सा चला गया, फाइनेंशियल ईयर 22-23 चला गया। इसका दिसंबर 31 दिसंबर 2023 तक क्या जाएंगे, एनुअल रिटर्न जाएंगे। तो अभी ऑफिस में ये लोग का, विजय भाई, दिनेश भाई, अपने दिनेश, विजय और संकेत, ये 3 लोग अभी कौन सा काम चालू करेंगे, एनुअल रिटर्न भरने का काम चालू करेंगे। मतलब कौन सा रिटर्न भरना चालू करेंगे, GSTR 9। लेकिन 9 किसका जाता है, रेगुलर वालों का। 9 किसका जाता है, साल भर का परचेज, साल भर का सेल्स, सब उसके लिए गया। समझ में आ रहा है। कंपोजिशन वाले का क्या जाएगा, तो कंपोजिशन वाले का GSTR 9 नहीं जा सकता, क्योंकि वो रेगुलर वाले का जाता है। तो कंपोजिशन वाले के लिए क्या बनाया उन्होंने, 9A। क्या बनाया,
9A। तो कंपोजिशन वाले का भी एनुअल रिटर्न जाता है, याद रखो, लेकिन कौन सा जाता है? 9A। और अगर आपका कोई ई कॉमर्स ऑपरेटर होगा, ई कॉमर्स ऑपरेटर मतलब समझ रहे हैं क्या? स्विगी जोमेटो जैसा वाला, जैसे अपने इधर ब्लिंकिट करके किए है, ई कॉमर्स ऑपरेटर है, ठीक है ना, उसका क्या जाएगा? 9B। तो 9A 9B ये तीनों के तीनों कौन से रिटर्न है? एनुअल रिटर्न है। साल में एक बार जाएंगे, 31 दिसंबर के पहले आएंगे, लेकिन अलग अलग लोगों का जाता है। ई कॉमर्स वालों का 9B, कंपोजिशन वालों का 9A, और रेगुलर जो 99% आप भरते हो वो कौन सा है? 9। और अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ के ऊपर है, कितने करोड़ के ऊपर है? 5 करोड़ के ऊपर है, तो एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जाता है। रिकंसिलिएशन मतलब आपका इनकम टैक्स में टर्नओवर कितना है और जीएसटी में टर्नओवर कितना है, दोनों में लोग मिसमैच करते हैं। इनकम टैक्स में टैक्स बचाने के लिए कभी कभी टर्नओवर कम बुक करते हैं, या इनकम टैक्स की इनकम बुक करने के नियम अलग है, जीएसटी के इनकम बुक करने के नियम अलग है। जीएसटी में एडवांस में भी क्या लग जाता है? अगले साल का अगर मैं एडवांस ले लूंगा इस साल, तभी भी क्या लगता है? जीएसटी लग जाता है। लेकिन इनकम टैक्स बोलता है तो एडवांस है ना, ये तो लाइबिलिटी है, इनकम थोड़ी ना क्या है, इनकम आपका अगले साल बुक होगा। तो इसकी वजह से दोनों टर्नओवर में फर्क आ सकता है। कौन से दो टर्नओवर में फर्क आ सकता है? जीएसटी के टर्नओवर में और इनकम। तो ये अगर डिफरेंस आया तो क्यों आया? वो जिस रिटर्न में भरा जाता है उसको 9C बोलते हैं। सी का फुल फॉर्म ही क्या है? रिकंसिलेशन। रिकंसिलेशन, ठीक है ना, रिकंसिलेशन मतलब आप फिर से कंप्यूट करके भरने वाले, इसलिए 9C याद रखो। ओके, ये एनुअल रिटर्न। लेकिन ये 9C किसको एप्लीकेबल है? जिसका टर्नओवर कितना क्रॉस होना है। हाँ, कल हम लोग मंदिर में गए थे, तो मंदिर में बैठ के मैं इनकी मजे लेने के लिए खाली यही पूछ रहा था, बताइए 9C वाले क्लाइंट कितने हैं हमारे पास ना। आप लोगों को पता होनी चाहिए ना कि कितने लोगों को 9C एप्लीकेबल होने वाला है। मैंने क्या बोला, समझा? आपको पता होना चाहिए कि कितने लोगों को 9C एप्लीकेबल है। आप लोगों को पता है क्या? नहीं, क्यों नहीं पता? क्योंकि अभी तक आपको सारे क्लाइंट्स का लास्ट ईयर का टर्नओवर नहीं पता। तो आपको पहले क्लाइंट उठा उठा के देखने पड़ेंगे ना, आपको अलॉकेट होंगे अभी क्लाइंट। संकेत, मैंने आज ट्रेनिंग क्यों रखा है? संकेत सर ने बोला अगले महीने से आप लोगों को क्लाइंट अलॉकेट करना चालू करेंगे, तो क्लाइंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके क्लाइंट को 9 से एप्लीकेबल हुआ है कि नहीं हुआ। लास्ट ईयर का टर्नओवर जाके देखोगे आप, कंपोजिशन में है कि रेगुलर में है कि क्यूआरएमपी में है। आपको अभी स्कीम्स के नाम पता चलेंगे, अभी 2 स्कीम का नाम पता चल गया आपको। कौन से 2 स्कीम का? रेगुलर और कंपोजिशन। फिर आज थोड़े टाइम के बाद कभी तो क्यूआरएमपी भी पढ़ा हुआ, बहुत घटिया स्कीम है, उसमें जाएंगे तो बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। तो पहले आप नॉर्मल वर्सेस कंपोजिशन पढ़ के रखिए। यहाँ तक क्लियर है? मैंने अभी तक आपको पढ़ाया क्या ये सब डिटेल में? नहीं, मैं खाली क्या बता रहा हूँ, मैं इंट्रोडक्टरी चैप्टर में हूँ, लेकिन मैं थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ ताकि मेरे ऑफिस में आप जब काम करते हो तो आपको थोड़ा थोड़ा पता हो। थोड़ा एक दिन में पढ़ के सब नहीं पता होता, टाइम लगता है। मैं चैप्टर नंबर 1 में है, चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्टरी चैप्टर है। हम चैप्टर नंबर 1 में इतनी सारी बातें कर रहे हैं, जैसे जैसे हम आगे 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 जाएंगे वैसे वैसे उन चीजों को डिटेल में कवर करते जाएंगे। अभी हम ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं, ट्रेलर देख रहे हैं मूवी का, कि मूवी क्या है, जीएसटी की पिक्चर में है क्या, क्या क्या शब्द आएंगे, वो शब्द समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। ओके, फिर से चैप्टर नंबर 1 पे जाता हूँ। तो ये कंपोजिशन स्किप के बारे में मैंने आपको डिटेल बताया, ठीक है ना। फिर रजिस्ट्रेशन में अभी रिवाइज नहीं करना चाहता, रजिस्ट्रेशन के ऊपर मैंने ऑलरेडी डिटेल में लेक्चर रिकॉर्ड किया हुआ है। आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेक्शन 22, 23, 24, ये 4 सेक्शन का लेक्चर हो चुका है, ठीक है ना। वो डाल दिया यूट्यूब पे ना, चारों का डाला हुआ है। उसके आगे भी सेक्शन है 25, 26, 27, वो सब आगे के सेक्शन बाकी है। लेकिन पहले आप वो पढ़ोगे जो मैंने ऑलरेडी किए हैं। तो उसमें हमने कुछ ऐसा पढ़ा कि महाराष्ट्र में रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी कब है, ठीक है ना। तो महाराष्ट्र यहाँ पे आता है, जम्मू कश्मीर, आसाम, हिमाचल एंड अदर स्टेट। अदर स्टेट मतलब महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, जिन भी स्टेट का आप काम करते हो वो सारे स्टेट यहाँ पे अदर में आते हैं। केरला, कर्नाटका, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आप गुड्स ट्रेडर होगे तो जीएसटी मैंडेटरी कब हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी कब हो जाएगा? 40 लाख के बाद। मतलब बिजनेस चालू करते ही जीएसटी लेने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन आपको ऑप्शनल है, तो मतलब ऑप्शनल है, लेने के लिए तो ले भी सकते हो। क्यों लेते हैं लोग? क्योंकि B2B सप्लाई करना होता है ना उनको। B2B सप्लाई करना होगा तो टैक्स इनवॉइस रेज करना पड़ेगा, और टैक्स इनवॉइस जब तक आप जीएसटी रजिस्टर्ड नहीं हो तब तक आप रेज ही नहीं कर सकते, ठीक है ना। लेकिन कोई पूछता है कि सर मैंने नया बिजनेस चालू किया, मेरे को जीएसटी कब लगेगा? कब लगेगा बताओगे आप? पहले उसको पूछने का कि आप गुड्स इंडस्ट्री में हो या सर्विस। गुड्स इंडस्ट्री में रहोगे तो 40 लाख, और सर्विस इंडस्ट्री में रहोगे तो 20 लाख। समझ में आ रहा है? सर मेरा रेस्टोरेंट है, मैं गुड्स और सर्विस दोनों देता है, तो तेरा 20 लाख। ओके, और कुछ पान मसाला वगैरह ऐसे कुछ है,
नेगेटिव प्रोडक्ट है, पान मसाला टोबैको वो प्रोडक्ट वगैरह में डील करते हो आप, तो भी आपका लिमिट कितना है 20 लाख। लेकिन आप याद रखिए, नॉर्मल वाला याद रख लीजिए खाली, गुड्स का कितना 40 और सर्विस का कितना 20। ओके, ये हमारे लिए हो गया, ठीक ठीक है ना। फिर मैंने ये 6 स्टेट्स यहाँ पे निकाल के रखे, एटीएम यूपीएस बोलता हूँ मैं इसको, एटीएम यूपीएस, ये दोनों भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है। एटीएम जहां से पैसे निकालते हो, लाइट चली जाएगी, यूपीएस होगा तो ही पैसे निकाल पाओगे, कुछ ऐसा याद रखो, एटीएम यूपीएस। यहाँ पे लाइट बार बार जाती, मतलब अभी इतने डेवलप स्टेट नहीं है, एकदम भी छोटे भी नहीं है, बहुत बड़े भी नहीं है हमारे जैसे, तो एवरेज वाले हैं। तो कौन से अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना, मेघालय, उत्तराखंड, पुडुचेरी, सिक्किम, ठीक है ना। तो इन स्टेट्स में उन्होंने 20 लाख का ये लिमिट रखा हुआ है, गुड्स हो या सर्विस हो, कितना 20 लाख। और 4 बहुत ही छोटी छोटी स्टेट्स है, बहुत ही छोटी, अभी यहाँ पे ज्यादा डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है। कौन सी? मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। इसको मैं मामी नात्री बुलाता हूँ, मामी। तो मामी नात्री में रहोगे तो 10 लाख, गुड्स हो या सर्विस हो। तो मामी नात्री 10 लाख, एटीएम यूपीएस 20 लाख, और उसके अलावा जो बाकी स्टेट बच गए, कितने बच गए अभी 10 चले गए ना, 10 छोड़ के बाकी जितने भी स्टेट्स हैं हमारे, उसमें क्या गुड्स होगा तो 40, सर्विस होगा तो 20। इसके बाद रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो जाता है। इसके बाद कितने दिन में अप्लाई करना होता है साहब? समझो मैंने बिजनेस चालू किया, सितंबर में आते आते मेरा 40 लाख क्रॉस हो गया, अब कितने दिन में अप्लाई करूं? नहीं पता, 30 डेज में अप्लाई करना होता है। कितने दिन में अप्लाई करना होता है? 30 डेज में अप्लाई करना होता है। वो सब हम कहाँ पे पढ़ेंगे? रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन मुझे बताना था कि टर्नओवर क्रॉस होने के बाद कितने दिन में, ऐसा नहीं कि आप कल रात को टर्नओवर क्रॉस हो गया, अभी सुबह सुबह जाके जीएसटी नंबर अप्लाई करना। टाइम दिया गवर्नमेंट ने आपको, कितने दिन में अप्लाई करना है? 30 डेज में अप्लाई करना है। लेकिन फिर वो 30 डेज में अप्लाई करेंगे तो बिल कैसे रेज होगा, ये कैसे होगा, उसका सारा जवाब आगे मिलेगा आपको, ठीक है ना। लेकिन वो रजिस्ट्रेशन का चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो ये सब चैप्टर के नाम है। ये कंपोजिशन एक चैप्टर है, रजिस्ट्रेशन एक चैप्टर है, ये 50-50 60-60 पेजेस के चैप्टर है। इधर में 7-8 लाइन में खाली बोल रहा है कि ऐसा कुछ हमको आगे जाके पढ़ना है। ओके, फिर जीएसटी में हमें अगर कोई आके पूछता है कि मेरा प्रोडक्ट टैक्सेबल है कि नहीं है, तो मैं जो प्रोडक्ट बनाने वाला हूं, अभी कोई आके पूछता है मैं जैगरी के बिजनेस में आ रहा हूं, तो जैगरी गुड़ टैक्सेबल है या नहीं है, या मैं बनाना ट्रेडिंग चालू करने वाला हूं, या मैं दाल से पापड़ बना के पापड़ बेचने वाला हूं, तो मेरा प्रोडक्ट टैक्सेबल है या नहीं है। या मेरी जो सर्विस है, हम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कॉस्ट अकाउंटेंट है, कंपनी सेक्रेटरी है, टैक्सेबल है या नहीं है। तो आप कैसे पूछो? क्लाइंट आके पूछेगा ना कि हमको टैक्स लगेगा, या और लगेगा तो क्या रेट पे लगेगा, और नहीं लगेगा तो कहाँ लिखा है कि नहीं लगा। आप किसी को भी बोलते जाओ जाओ आपको टैक्स नहीं लगा, तो प्रूफ मांगेगा ना। ऐसे जैसे आज आपने ना बोल दिया, कल साला टैक्स लग गया तो पेनल्टी लग जाएगी, जेल में डाल देगा डिपार्टमेंट। तो जीएसटी लॉ जो है ना, वो कॉम्प्रहेंसिव लॉ है, याद रखो आप। कौन सा लॉ है मैंने बताया? कॉम्प्रहेंसिव लॉ। कॉम्प्रहेंसिव लॉ का मतलब क्या होता है कि इस यूनिवर्स में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज है सब कुछ टैक्सेबल है। तो आपको ये कहीं नहीं लिखा मिलेगा कि ये कैल्सी टैक्सेबल है, ये ढूंढने की जरूरत भी नहीं है। बाय डिफॉल्ट इस दुनिया में जितने भी गुड्स है, जितनी भी सर्विसेज है, सब कुछ। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता ना, सब कुछ कैसे टैक्स करोगे? हॉस्पिटल की सर्विस कैसे आप टैक्स करोगे? कोई मर रहा है बेचारा, उसके ऊपर जीएसटी लगाओगे आप? गलत है ना। एजुकेशन के ऊपर, आपके कॉलेज की फी के ऊपर उन्होंने कभी जीएसटी नहीं लिया होगा। ऑटो रिक्शा वाला जीएसटी नहीं लेता, ये बस वाले जो बस का टिकट निकालते हैं उसमें जीएसटी नहीं लगता। मुंबई में एसी बस में जाओगे लगेगा, लेकिन इधर अपनी इधर एसी बस है ही नहीं ना, उसमें जीएसटी नहीं, मतलब कहीं पे जीएसटी लग रहा है, कहीं पे नहीं लग रहा है। तो हम याद क्या रख सकते हैं? हम याद रख सकते हैं क्या क्या एग्जम्प्ट है, क्या क्या एग्जम्पशन की लिस्ट है। तो एग्जम्पशन एक बहुत बड़ा चैप्टर है, आपको बहुत सारे एग्जम्पशंस पढ़ने पड़ते हैं, कुछ काम के कुछ काम के नहीं है, लेकिन बहुत सारे पढ़ने पड़ते हैं। जब आप एग्जम्पशन पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि हाँ, इतनी सारी गुड्स या इतनी सारी सर्विसेज एग्जम्प्ट है। जब ओरिजिनल जीएसटी आया था तो सैनिटरी पैड जो आपके होते हैं उसके ऊपर टैक्स था, और कॉन्डम्स के ऊपर जीएसटी नहीं था। तो ये जो नारी शक्ति वगैरह जो रहते ना, आंदोलन वगैरह करने वाली महिला संगठन वगैरह, उन्होंने आंदोलन किया कि सैनिटरी पैड इज सच अ इंपॉर्टेंट एंड नेसेसिटी कमोडिटी, और उसको आपने टैक्स करके रखा हुआ है, कैसे चलेगा? तो आंदोलन हुआ तो गवर्नमेंट ने सैनिटरी पैड को भी क्या कर दिया? एग्जम्प्ट कर दिया।
मतलब कभी कभी ऐसा मत सोचो कि आज आपका प्रोडक्ट टैक्सेबल है तो जिंदगी भर टैक्सेबल रहेगा, शायद आगे जाके उसके ऊपर क्या आएगा। जैसे कोविड का वैक्सीन आया था तो उसको भी हमें क्या करना पड़ा, एग्जाम करना पड़ा, ना जीएसटी लगा देते तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता। तो कभी कभी उल्टा भी होता है, आज आपका प्रोडक्ट एग्जम्प्ट है, आज एग्जम्प्ट है, आने वाले पीरियड में उसको गवर्नमेंट क्या कर सकता है, टैक्स कर सकता है, दोनों होता है। तो आपको देखना होता है हर साल नहीं, हर मीटिंग में, मीटिंग होती है ना काउंसिल की, मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया कि काउंसिल के इस मीटिंग में क्या एग्जम्पशन आए या क्या एग्जम्पशन विड्रॉन हुए, नए एग्जम्पशन भी आते हैं और कुछ पहले जो एग्जम्पशन दिए होते हैं वो क्या हो जाते हैं, विड्रॉ हो जाते हैं। ये समझ में आया आपको। तो हम क्या याद रखने वाले हैं, क्या एग्जम्प्ट है वो याद रखे मतलब पढ़ सकते हैं हम क्या टैक्सेबल है वो कभी जिंदगी में याद नहीं रख सकते, वो लाखों करोड़ों गुड्स है, वो नहीं याद रखा जा सकता। क्या एग्जम्प्ट है वो एक बार देखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। ओके।